जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवीद हैदर है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक सर्जन यानी चिल्ड्रन सर्जन। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टॉपिक पुराना है, पहले भी डिस्कस हुआ है, उसकी 2-3 वीडियोस भी पहले भी मैंने पोस्ट की हुई हैं अपने पेज के ऊपर। लेकिन उसमें से जो एक सवाल है जो बार बार पूछा जाता है, बार बार किया जाता है और उसमें पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़रूरी है, और वो है कि कौन सा मेथड है जो सबसे अच्छा है सर्कमसिजन के लिए, सबसे सेफ है और जिसके रिजल्ट सबसे अच्छे हैं। इसके देखें, सवाल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अ, दुनिया में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, या आप कह लें कि जो सिविलाइज्ड नेशंस हैं उनमें डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को देखा जाता है, जबकि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में हम इसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं। हमारी सोसाइटी में क्या किया जाता है कि कौन सा मेथड कर रहे हैं जो जल्दी से ठीक हो जाए बच्चा हमारा। ऑब्वियसली वो हर जगह पे पूरी दुनिया में कंसर्न है। और दूसरा ये होता है कि हमारे यहाँ लोग चूज करते हैं कि ये हमारी फैमिली में सब बच्चों के इस तरीके से हुए थे तो इसी तरीके से ही करना है, या हमारे जानने वालों का ये मेथड हुआ था वो बड़ा अच्छा था तो इसका भी वैसे ही करना है, या जो सबसे सस्ता हो जिसमें चार्जेस कम लगे वो करना है। जो मेन कंसर्न होता है लोगों का, मैंने देखा है कि उनको फाइनेंशियल इश्यूज सबसे ज्यादा होते हैं। होने भी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम 1000-2000 का फर्क नहीं देखना चाहिए। लेकिन सरकमसिजन एक इसकी हिस्ट्री है, ये कबल मसीह से चला आ रहा है। ईसाइयत में ये नहीं था, लेकिन उससे पहले यहूदियों में ये था। तो इस ये डिफरेंट तरीके से होता आया। जब भी कोई भी चीज होती है, कोई भी आप कह लें कि एक एक्सपेरिमेंटल काम होता है या एक सर्जिकल काम होता है, तो उसकी एवोल्यूशन होती है। इसका मतलब यह है कि शुरू में वो एक बड़े क्रूड और रॉ तरीके से हो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता वो रिफाइन होता 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 आज जिस स्टेज पे हम खड़े हैं जहां तक पहुंच गए। और हो सकता है इससे आगे मजीद इसमें एवोल्यूशन हों और मजीद इसमें बेहतरियां आए। तो डिफरेंट तरीकों से करते रहे हिस्ट्री में। अब हम अगर पिछले 100 सालों में देखें तो ओपन मेथड में किया जाता है, और ओपन मेथड के लिए डिफरेंट किस्म के क्लैंप इस्तेमाल होते हैं। इवन हमारे यहाँ बोन कटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हड्डियों को काटने में इस्तेमाल होता है, उसको भी यूज करते हैं और वो भी काफी कॉमन यूज किया जाता है। और उसके बाद फिर ये प्लास्टिक बेल का मेथड आया ऑलमोस्ट 1950 में, इसको रिंग मेथड कहा जाता है। ठीक है, ये 1950 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद इसमें भी देखा गया कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, और फिर उसके बाद रिफाइन होते होते मजीद मेथड्स आ गए। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, मतलब हम क्यों कहते हैं कि ये सही नहीं है तो ये सही है। डिफरेंट तरीके से इसको असेस किया जाता है। सबसे पहला कि हीलिंग कितनी जल्दी होती है। नंबर 2 कि सर्कमसिजन का वो मेथड चूज करें जिसमें जो बाकी हमारी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी इंजरी ना हो। जो खासतौर पे जो पेनिस की कैप है वो डैमेज हो जाती है, या जो यूरिन की ओपनिंग है उसके ऊपर फ्रिक्शन आती है, या उसको उसको थोड़ा सा जख्म हो जाता है, उसमें बाद में प्रॉब्लम होती है। या स्किन कम कट जाती है जिसकी वजह से बाद में लगता है कि स्टिल सर्कमसिजन होने वाली है तो हुई ही नहीं है ऐसे लगता है। या बाद में स्किन ज्यादा कट जाती है, ज्यादा किसी एक साइड पे ज्यादा कट जाती है तो जो पेनिस की जो होता है वो उस साइड पे रोटेट हो जाता है। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ये है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म देखा जाता है कि शेप तो नहीं खराब हो गई। घर वाले तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं हो गई है, लेकिन देखें आज से 25 साल 30 साल बाद जो छोटे बच्चे हैं उनकी थिंकिंग, उनकी साइकोलॉजी, उनकी एडवांसमेंट की क्या होगी वो हमें नहीं पता। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है इस चीज के ऊपर बच्चे के जब वो बड़ा होता है। और बाहर तो स्टडीज होती हैं, उसमें देखा जाता है कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उस बंदे का जिसका सर्कमसिजन हुआ है वो कितना है, कि नौजवान होकर जवानी में शादी के बाद जब उसका सेक्सुअल फंक्शन स्टार्ट होता है तो उसको भी असेस किया जाता है। हमारे यहाँ ये सारी चीजें नहीं देखी जाती। हम सिर्फ ये देखते हैं कि बस जी सर्कमसिजन हो जाए, जैसे भी हो, बस थोड़े से पैसों में हो जाए, क्योंकि ये तो हम कहते हैं कि एमए से काम है ना, इसको तो कोई भी कर सकता है। और अक्सर मेरे पास लोग आते हैं सर्जरीज करवाने, कोई भी मेजर सर्जरी होती है तो वो बड़े आप कह लें कि झिझक के साथ, हेजिटेशन के साथ पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपको खतने करते हैं बच्चों के। तो उनको मैं बताता हूँ कि भाई ये जो खतने करना है ये एक्चुअली जो स्पेशलिटी है वो है ही पीडियाट्रिक सर्जन की। लेकिन नाइयों से काम स्टार्ट होता है, फिर जो क्वैक्स हैं और फिर जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं और फिर जनरल सर्जन हैं,
हर बंदा ही कर रहा है, तो वो फिर पीडियाट्रिक सर्जन को लोग समझते हैं कि ये कोई सुपर स्पेशलिटी की चीज है और ये सर्कमसिजन छोटा सा काम है, शायद ये लोग नहीं करते होंगे। देखें जो स्पेशलिस्ट होता है वो वही उस चीज को सही तरह से कर सकता है। खैर, तो कौन सा मेथड बेहतर है? देखें, दो मेथड जो इस टाइम, तीन मेथड कह लें कि कॉमनली इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं उनके ऊपर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड की जाती है घर वालों की तरफ से, वो होता है जी रिंग वाले मेथड से करना है हमने। अब रिंग होती क्या है? देखें, रिंग को हम मेडिकल की जुबान में प्लास्टिक बेल कहते हैं। प्लास्टिक बेल एक प्लास्टिक की बनी हुई एक स्पेसिफिक शेप की स्ट्रक्चर है, इंस्ट्रूमेंट है। करते कैसे हैं? अच्छा, लोग कहते हैं जी इससे पेन नहीं होती। देखिए, पेन दोनों सर्कमस्टेंस के, तीनों सर्कमस्टेंस के मेथड्स में होती है। ये जो कहते हैं ना पेन नहीं होती, ये गलत है। हाँ, पेन को कंट्रोल किया जाता है, पेन को कम किया जाता है। वो कैसे है? वो हम जो लोकल इंजेक्शन लगाते हैं उससे सुन्न हो जाती है सारी की सारी स्किन, और पेन नहीं होती। तो जो मेथड मर्जी करें, पेन नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि कहते हैं जी इससे ब्लीडिंग नहीं होती। ब्लीडिंग अगर सही तरीके से किया जाए तो किसी सर्कमस्टेंस के मेथड से नहीं होती। अगर बच्चा छोटा है तो, हाँ बड़े हो जाए तो फिर कुछ मेथड्स हैं जिनमें, क्योंकि खून की नालियां भी बड़ी हो जाती हैं तो ब्लीडिंग का चांस होता है। तीसरी बात यह है कि इससे जल्दी ठीक हो जाते हैं, कि बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। लेकिन जो बेल है वो आप करते क्या है, आप पेनिस की जो स्किन है उसको वहां से पीछे की तरफ खींचते हैं। स्किन खींच के उसके ऊपर एक कैप सी होती है बनी हुई बेल की, वो चढ़ा देते हैं जो पेनिस की कैप है उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर स्किन ऊपर आ जाती है। स्किन ऊपर आ जाती है तो उस स्किन के ऊपर फिर टाइट करके धागा बांध दिया जाता है। उस धागे का काम क्या होता है? वो इतना टाइट होता है कि जो आगे की स्किन है उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। खत्म फौरन तो नहीं होती, टाइम लगता है। तो वो धागा बांध के घर भेज देते हैं। अब वो मिनिमम जो टाइम है इस धागे का काम करने का, वो 5 डेज है, और ज्यादा से ज्यादा 3 वीक्स भी हो सकते हैं, 3 हफ्ते तक वो रह सकता है। और धागा बांध दिया आपने, खून की सप्लाई खत्म हुई, आगे वाली स्किन डेड हुई। डेड होने के बाद जब वो बाकी स्किन से कटेगी, जैसे डेड टिश्यू अलग होता है, तो वो जैसे उतरेगी तो उसके ऊपर से वो जो रिंग लगाया हुआ वो भी उतर जाता है, तो वो सर्कमसिजन हो जाती है। तो इट इट टेक्स एटलीस्ट 5 डेज टू 21 डेज। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, इसमें वो लगी रहती है। जब तक लगी हुई है उसमें इन्फेक्शन होने का डर भी है, उसमें पेन भी होती रहेगी, उसमें और प्रॉब्लम भी होंगी। तो ये कहना कि ये जी इससे जल्दी ठीक हो जाता है, ये गलत बात है पहली। दूसरी बात, इससे शेप में प्रॉब्लम आ सकती है। देखें, जो पेनिस है, हर इंसान का साइज डिफरेंट होता है। बच्चा है तो बच्चों में भी डिफरेंस होता है, इसीलिए जो रिंग होती है, प्लास्टिक बेल होती है, इनके भी डिफरेंट नंबर्स होते हैं, साइजेस होते हैं। रिंग अगर थोड़ी सी छोटी हुई, कैप के ऊपर आपने चढ़ा दी, वो फंस जाएगी वहां से, वो उतरेगी नहीं। और कई दफा हमारे पास आते हैं रिंग नहीं उतरती, तो हम काट के उसको उतारते हैं। पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है। दूसरा, रिंग अगर थोड़ी सी भी बड़ी, क्योंकि ये मिलीमीटर में साइजेस होते हैं, इतना नहीं है कि जी छोटी बड़ी का फौरन पता चलता है। हल्की सी भी बड़ी होगी, बड़ी होने का नुकसान ये होगा कि जब आपने धागा बांधा तो वो पेनिस की कैप से उतर के आगे लटक जाती है, जिसकी वजह से जब सर्कमसिजन हो जाती है तो हमारी जो स्किन है वो ज्यादा रह जाती है, और फिर बाद में ऐसे फील होता है कि सर्कमसिजन हुई ही नहीं है, एक्स्ट्रा स्किन रह जाती है। ये दो तीन जो है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। चौथी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि धागा टाइट ना बंधे, थोड़ा सा लूज रह जाए। लूज रह जाएगा, ब्लड फ्लो आगे चलता रहेगा, तो वो सर्कमसिजन और हमारा काम होगा ही नहीं। दो दो तीन तीन हफ्ते गुजर जाते हैं, वो फ्री आते हैं हमारे पास, वो वैसे के वैसे धागा भी बंधा हुआ है और स्किन भी नॉर्मल है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आप जहन में रख लें। दूसरा मेथड होता है जिसको क्लैंप डिफरेंट किस्म के लगाए जाते हैं। गोमको क्लैंप भी है और मुख्तलिफ क्लैंप भी हैं। क्लैंप वाला मेथड भी सेफ है, लेकिन वो बहुत कम लोग करते हैं, और बिल्कुल जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, उससे किया जाता है। अब आता हूँ मैं लेटेस्ट मेथड के ऊपर। जो पहले मैंने एक वीडियो भी इसकी पोस्ट की हुई है, वो आप लिंक में भी देख सकते हैं, जो मैंने सर्कमसिजन करके दिखाई है। वो है बाइपोलर डायाथर्मी के साथ सर्कमसिजन, कार्टरी के साथ सर्कमसिजन, जो जिसको आम लेमैन लोग जो है वो कहते हैं लेजर से सर्कमसिजन क्या है। उसमें ये होता है कि हम सिंपल सा काम करते हैं। हम लोकल इंजेक्शन लगाने के बाद जो स्किन है एक्स्ट्रा, उसको ऊपर पकड़ के खींचते हैं, और एक औजार के साथ उस स्किन को ऐसे पकड़ते हैं। एक मशीन होती है हमारी जो सर्जरीज में, ऑपरेशन में इस्तेमाल होती है, कि वो स्किन को काटती भी है, और उसके जो एज होते हैं वो ऐसे ऐसे जलाती जाती है। इतने मतलब जले हुए होते हैं कि नजर नहीं आता जले हुए,
लेकिन जो खून की नालियां होती हैं वो वहां पे जल के बंद होती जाती हैं। तो स्किन कट भी गई, ब्लीडिंग भी नहीं हुई, और स्किन हमने बिल्कुल नाप के मैयर करके काटी होती है कि कहीं कम या ज्यादा ना हो जाए। उसके बाद 1 या 2 स्टिच हम लगा देते हैं। स्टिच लगाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो स्किन आपने काटी है, जब कटते हैं तो गैप आ जाता है। गैप आएगा तो उसको हीलिंग में टाइम लगेगा, उसको आप दोनों को मिला देंगे तो हीलिंग जल्दी हो जाएगी। तो 3 से 4 दिन के अंदर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ना ब्लीडिंग होती है, ना पेन होता है, और ना कोई और इशू, और ना ही इसमें कोई किसी तरह की पेचीदगी होने का डर होता है। तो मेरी ओपिनियन में सबसे अच्छा मेथड जो है वो बाइपोलर डायथर्मी का है। लेकिन अगर आप किसी से करवा रहे हैं और उसको ये तरीका नहीं आता, तो फिर उसे जबरदस्ती ना करें। फिर आप उसे कहें कि जिस मेथड से वो करते हैं, जिसमें उनका एक्सपीरियंस है, जिसमें वो एक्सपर्ट हैं, उसी मेथड से करें। क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो जो मेथड कर रहा है वो उसी में करे तो सबसे अच्छा है। लेकिन आप लोगों के लिए अगर आपके पास चॉइस हो तो सबसे अच्छा जो मेथड है वो बाइपोलर डायथर्मी का है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।